नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले सीएम योगी लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान अपने दौरे पर काशी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटा। उसके बाद वाराणसी के अधिकारियों के साथ बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर समीक्षा बैठक की। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव और बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना की। पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कल प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरे पर सुरक्षा में जो चूक हुई उसके लिए पंजाब सरकार पूरे देश के सामने माफी मांगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। सबसे पहले 1500 छात्रों को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किया। उसके साथ साथ कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए बनास के अधिकारियों के साथ बैठक की। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के मंदिर में दर्शन किया। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के दौरान पीएम मोदी के दीर्घायु होने की कामना की। प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंजाब सरकार को घेरा। जिस तरीके से कल पंजाब में दौरे के दौरान पीएम के सुरक्षा में चूक हुई, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे कांग्रेस को पूरे देश से माफी मांगने की नसीहत दी। ओमिक्रॉन के बढ़ते वेरिएंट पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये ज्यादा घातक नहीं है, इसे घर पर रहकर आसानी से इलाज किया जा सकता है। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। यूपी में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनेता लगातार यूपी के दौरे पर हैं। इसी के तहत आज केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी पहुंचे। कौशाम्बी में नितिन गडकरी ने श्री राम वन गमन मार्ग का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर रैली कर रहे हैं और इस दौरान ओवैसी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। अपने दौरे के दौरान ओवैसी आज बरेली पहुंचे और बरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि खरी खरी और सच्चाई को बयान करना मेरा मकसद रहा है। जब मैं सच्चाई बोलता हूं तो बहुत से लोगों के पेट में दर्द होता है। आज यूपी में मुस्लिम वोट की कोई अहमियत नहीं, बीजेपी को मुस्लिम वोट की कोई जरूरत नहीं। यूपी में बीजेपी के 300 एमएलए हैं, इनमें से एक भी मुस्लिम नहीं। मगर एक अब आप बताइए, पार्लियामेंट संविधान में आर्टिकल 51 है जो कहता है कि इंसान को मजहबी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, मगर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है या किंडरगार्टन का कोई ड्रामा हो रहा है यहां पर? इनको ख्वाब में ये दिख कर आए, इनको ख्वाब में वो दिख कर आए। तो मुसलमान के ख्वाब क्या है बोलता हूं मैं आपको। हमारे ख्वाब को छोड़ो। हर मां रात भर सोचती है कि कल खाना क्या खिलाऊंगी मेरी बच्चे को। किसी ने सुनहरे गुरुद्वारा में जाकर बेअदबी की तो सिखों की गीरत जाग गई। मगर यहां पर क्या हो रहा है? रोज गाली दी जाती है, रोज बेइज्जत किया जाता है, रोज जलील किया जाता है, रोज रुस्वा किया जाता है। कोई रात ऐसी नहीं है जहां पर उस किसी बेटे की मां बेचैनी से करवटें ले लेकर अपनी रात नहीं गुजार देती फजर की अज़ान तक कि मेरा बेटा दूर है, कहीं जिंदा है या कुछ हो गया है। यूपी में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनेता लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं और इसी के तहत आज केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी पहुंचे। कौशाम्बी में नितिन गडकरी ने श्री राम वन गमन मार्ग का शिलान्यास किया। इसके साथ उन्होंने 6 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि 5 सालों में जो विकास कार्य हुए वो सिर्फ ट्रेलर था। इस बार सरकार बनाइए ताकि विकास की पूरी फिल्म देख सकें। मैं आज जो शिलान्यास कर रहा हूं और राम वन गमन मार्ग का शिलान्यास कर रहा हूं,
जिसके 3 पैकेज का कल मैंने शिलान्यास किया था और 2 पैकेज का मैं आज शिलान्यास कर रहा हूं। अयोध्या से चित्रकूट 5000 करोड़ की लागत से 258 किलोमीटर राम वनगमन मार्ग बनाया जा रहा है। आज मैं 2100 करोड़ की लागत से 75 किलोमीटर रामपुरिया अव्वल से चित्रकूट का शिलान्यास कर रहा हूं और मैं आपको वचन देता हूं कि यह पूरा मार्ग 2023 तक बन जाएगा, आपकी सेवा में आ जाएगा। आप सब कौशाम्बी के लोग जितने घाट बने हैं गंगा जी के किनारे, वह सब घाट माननीय नितिन गडकरी जी के स्वीकृति के कारण बने हैं और उस समय की वह स्वीकृति आज बन करके तैयार है। मैं आप सबको यह जो 6 लेन का कानपुर की ओर से आने वाला यह रोड बन रहा है, यह रोड बनाने का काम पहले 4 लेन अब 6 लेन, उसको बनाने का काम भी माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में हो रहा। यूपी में चुनावी तारीख नजदीक आते ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी अलग अलग रणनीतियों के सारे सत्ता में आने में लगे हुए हैं। इसी सियासी समीकरण को साधने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी की आज ज्ञानेश्वर मिश्रा ट्रस्ट में लगभग 2 घंटे लंबी बैठक चली। बताया जा रहा है कि बैठक में जयंत चौधरी ने अपनी सीटों की सूची अखिलेश यादव को सौंपी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच में लंबी बातचीत आज हुई है। लखनऊ का मौसम भले ही सर्द है, लेकिन जयंत चौधरी अखिलेश यादव की मुलाकात ने एक बार फिर यहां का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। जयंत चौधरी की आज अखिलेश यादव से मुलाकात हुई इसी ज्ञानेश्वर मिश्रा ट्रस्ट में। मुलाकात के बाद जयंत चौधरी निकल गए हैं। जो टिकट का फार्मूला है, जो सूत्र बता रहा है कि उन्होंने जो सीटों को डिमांड की थी 35 सीटों का, लगभग 25 सीटों का उन्होंने सूची भी दिया है अखिलेश यादव को, तो किस किस सीट पे हमको किसको चुनाव लड़ाना है। एक तो फार्मूला तय है कि अखिलेश यादव ने मजबूती से बात कहा कि भले सिंबल आपका होगा, लेकिन हमारे लोग वहां से चुनाव लड़ेंगे। देखने वाली बात है कि दोनों की मुलाकात 2022 के विधानसभा में क्या रंग लाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक मैसेज देने की जरूर कोशिश हो रही है कि लोक दल और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो बड़ा ही मजबूत गठबंधन है। सहयोगी सिद्धार्थ के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। अब बात मथुरा की, जहां पर राज्यसभा सांसद कांता करदम का बड़ा बयान सामने आया। चुनाव के समय अखिलेश को याद आते हैं भगवान कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अखिलेश यादव को सद्बुद्धि दें। यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मथुरा पहुंचे हुए थे। 2022 के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश भरा। कभी दिखाई दिए हैं उन्हें। अब चुनाव है तो कृष्ण भगवान को कह रहे हैं मुझे सपने में दिया है। अच्छी बात है, दिए हों, सुदबुद्धि देने के लिए उनको दिखाई दिया होंगे कि सपोर्ट कर देंगे वो भी बीजेपी का, कि कम से कम धर्म के लिए, अपने देश के लिए तो लड़ती है। ये जो घोषणा पत्र है हमारा, पार्टी का जो घोषणा पत्र बनेगा, जिसको हमने संकल्प पत्र का भी कई बार नाम दिया है, इस घोषणा पत्र के सुझाव लेने के लिए आज एक बैठक थी, जिसमें सुझाव पेटिका रखी हुई है। जिन लोगों को भी अपने सुझाव देने हैं वो लिख करके भी दे सकते हैं। हर वर्ग के यहाँ लोग थे, व्यापारी वर्ग भी था, साधु संत समाज भी था, सामाजिक संगठनों के लोग भी थे, उन्होंने सुझाव लिख। उधर जौनपुर के मडियाहू विधानसभा में अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने जनसभा को संबोधित किया। मीडिया से संवाद करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि कोरोना को देखते हुए पार्टी के सभी रैलियां रद्द कर दी हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर कहा, पीएम किसी दल के नहीं होते बल्कि देश की धरोहर हैं, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में सीट को लेकर बीजेपी से उनकी सकारात्मक बातचीत चल रही है। कि मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री देश की धरोहर है और प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक दल के नहीं होते हैं बल्कि देश के होते हैं और उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई वो वास्तव में अक्षम्य है।
मैं इसकी निंदा करती हूँ और हमें बड़ा दुख है कि लोकतंत्र की भावना इतनी कमजोर हो गई है कि हम देश के प्रधानमंत्री के पद का भी सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। उनकी सुरक्षा में चूक होना किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं। मेरी पार्टी इसकी घोर भर्त्सना करती है। हमारी सीटों के बंटवारे पे अभी वार्ता जारी है। जब वो अंतिम स्वरूप पर पहुंचेगी तो आपको सीटों की उत्तर प्रदेश में मौसम ने जबरदस्त करवट ली है। बढ़ती ठंड के बीच लगातार कई घंटों की बारिश ने सर्द हवाओं में गलन भरी ठंड को बढ़ा दिया है। ऐसे में गरीब असहाय मजदूरों के लिए बने अस्थायी रैन बसेरों की हालत काफी खराब देखने को मिल रही है। 1090 चौराहे पर बने अस्थायी रैन बसेरे की छत से पानी टपक रहा है, जिससे सभी रजाई गद्दे भीग गए। लगातार हो रही बारिश से रैन बसेरे में रहने वाले गरीब असहाय मजदूर परेशान हैं। प्रदेश में मौसम ने जबरदस्त करवट ली है। बढ़ती ठंड के बीच बरसात भी शुरू हो गई है। ऐसे में नगर निगम द्वारा बनाए गए अस्थायी रैन बसेरे और अस्थायी रैन बसेरों में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं उसको देखने के लिए हम बरसात के बीच में आज निकले हैं। रैन बसेरे 1090 के पास में रैन बसेरा है। हम यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखा दें। ये पूरा चारों तरफ देख सकते हैं आप, यहाँ पानी ही पानी है। नीचे से लेके बिस्तरों पे भी यहाँ पे पानी है। रजाई गद्दे यहाँ पूरी तरह से भीगे पड़े हुए हैं। लोग यहाँ सो रहे हैं। कैसे पानी के बीच में जो बढ़ती जो गलन वाली ठंड है उसके बीच में यहाँ पे अपना गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गरीब तबके के मजदूर हैं, वो रिक्शा चालक हों या दिहाड़ी मजदूर हों, यहाँ पे अपना जो बढ़ती ठंड में है यहाँ पे राहत के लिए यहाँ सोते हैं। आपको तस्वीरें हम यहाँ दिखा दें। यहाँ पे जो छत है, जो ये रैन बसेरे की जो छत है, इसमें पानी टपक रहा है। चारों तरफ से पानी टपकने से यहाँ पे जो जितने भी बिस्तर हैं यहाँ पे सब भीग चुके हैं। यहाँ पे जो नगर निगम द्वारा रखे गए हैं कर्मचारी, हम उनसे भी बात करते हैं। भैया यहाँ पे तो देख रहे हैं कि यहाँ बिस्तर हैं, रजाई गद्दे सब भीग चुके हैं। हाँ, भीग चुके हैं सर, सब छू रहा है बराबर, बारिश भी हो रही है। उसके बाद हमने अधिकारी को सुपरवाइजर उनको हमने फ़ोन किए थे, बोले हैं ठेकेदार जो टेंट वाला वो अभी तक तिरपाल लेके नहीं आया, कहते कि तिरपाल दूसरा डरवा देंगे। कितने लोग सोते हैं यहाँ? 25-30 हो जाते हैं, 200 हो जाते हैं, इसी तरह होते हैं। तो कल रात से बरसात हो रही है, तो जब से पानी टपक रहा है से बारिश होने नहीं चू रहा था, टपक रहा था, गड्ढों पे नहीं चू रहा था। वो लेबर सो रहे थे, जो जहाँ पे चू रहा था वो रजे उड़ के बैठे थे। तमाम जिस तरह से नगर निगम और जिला प्रशासन लाख दावे करता है कि जो अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं उसमें व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, और कहीं न कहीं उन व्यवस्थाओं की पोल खोलते हुए ये तस्वीर नजर आ रही है। इंडिया न्यूज से मैं सूरज कुमार, लखनऊ। उधर मेरठ में कोरोना तेजी से रफ्तार पकड़ता जा रहा है। लोगों में डर भी नजर आने लगा है, लेकिन लापरवाहियां भी कम नहीं है। मेरठ में ओमिक्रॉन के अब तक 6 केस और कोरोना के 400 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। इससे दहशत और ज्यादा बढ़ गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन का ये कहना है कि घबराएं नहीं, संयम बरतें। इस बार जो कोरोना आया है वो सिंपल फ्लू की तरह है, बस हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। मेरठ से हमारे संवाददाता सनुज शर्मा की सीएमओ से खास बातचीत भी हुई है, देखिए रिपोर्ट। गंगा घाट के किनारे विवादित पोस्टर लगने से चर्चा गर्म है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा ये पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें घाट किनारे पर गैर हिंदू के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि काशी में गंगा जमुनी तहजीब के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसे में सांस्कृतिक घाट के किनारे लगे पोस्टर लोगों के लिए चर्चा का विषय बने हैं, लेकिन राजनीतिक मौसम का हिंदूवाद वाला पोस्टर विशेष राजनीति की ओर इशारा भी कर रहा है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सियासत गर्म है। पंजाब सरकार जहां इस मामले पर प्रधानमंत्री की सभा में भीड़ नहीं होने के कारण को बताकर पीएम के वापस लौटने की बात कह रही है, तो वहीं किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने इस पूरे मामले में इसे प्रधानमंत्री का बड़ा राजनीतिक स्टंट बताते हुए कहा है कि इन बातों से यही जाहिर होता है कि बहुत बड़ा स्टंट है। इस तरह का स्टंट करके जनता से सहानुभूति बटोरने का रास्ता, एक सस्ता जरिया ढूंढने की कोशिश की गई है। जो
बीजेपी के लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है, और जो कांग्रेस के लोग हैं जिनकी वहां पर सरकार है, उनका ये कहना है कि वहां पर भीड़ कम थी, इसलिए पूर्ण रूप से जानबूझकर ये स्टंट्स करा गया है। काफिला तो रुका हुआ देखा रहा, उसमें एक तीसरा पक्ष किसानों का भी है। किसानों का कल का प्रदर्शन था सब जगह, और वहां पे कौन से जत्थीबंदी थी, रास्ते रोकने का कोई प्रोग्राम नहीं था। तो इसका मतलब यह हुआ होगा कि किसी ने बताया होगा कि इस रूट से आ रहे, तो लोग रास्ते में बैठे। उधर बीजेपी के लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला फूंकते हुए उनकी शव यात्रा निकाली। इस दौरान विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के आइकॉन हैं। उनके साथ इस तरह का व्यवहार देश के युवाओं में रोष का कारण है, जिसको लेकर जगह जगह पुतला दहन का शव यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पंजाब सरकार पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। देखिए, पंजाब में जो घटना हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी की हत्या कराने के लिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वहां आतंकवादी हमला कराने की जो साजिश रची है, और उनके मुख्यमंत्री जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे साफ जाहिर है वो कह रहे किसानों में गुस्सा था। वो किसान नहीं थे जो लाल किले पे जो प्लानिंग थी इनकी कि वहां गोली चले और वहां एक घटना 84 जैसी हो जाए, या जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने प्रयास किया गाड़ी को जो पलटने का जो मामला था, और उसमें पूरा का पूरा खालिस्तान की टी शर्ट पहने हुए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी पंजाब में रैली में जा रहे हैं, सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस की थी, लेकिन उनको जानकारी नहीं थी। पूरी जानकारी होने के बावजूद भी उन्होंने जो कांड कराया है, कि सीधे तौर पर सोनिया गांधी के बिना नहीं हो सकता। जो पंजाब में हुआ वो बहुत ही लोगों के अंदर आक्रोश भी है, और बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ उससे खराब घटना आज तक आजादी के बाद हिंदुस्तान में नहीं हुई कि किसी प्रधानमंत्री पे इस तरह से हमला हो और उनकी सुरक्षा को इस तरह से खतरे में डाल दिया हो। भगवान महादेव की कृपा नहीं होती तो आज प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में नहीं होते और ये देश जल जाता। माननीय प्रधानमंत्री को बच्चा बच्चा जानता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपील की है, नेताओं ने अपील की है, नहीं तो इनको घर में घुस करके कांग्रेसियों को मारने का काम करेंगे। मेरी आपके माध्यम से मांग है, और हजारों लोग जो हैं, पूरी लौनी की जनता जो सड़कों पर, सबकी मांग है कि कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त किया जाए। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है। आगरा में हिंदू कल्याण महासभा ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी का भगवान टॉकी चौराहे पर पहुंचकर पुतला दहन किया। इस दौरान हिंदू कल्याण महासभा के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने ऐलान किया कि अगर पंजाब सरकार ने 3 दिन में माफी नहीं मांगी तो वो यूपी की सीमा में चरणजीत सिंह चन्नी को कभी घुसने नहीं देंगे। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। पावर्ड बाय, इस मुट्ठी में है स्वाद हर जिंदगी का। ये नमकीन नहीं, गुल्लक है खुशियों का। पिटारा नमकीन।